हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द नीट एग्जाम इन द बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उसका पैटर्न आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें जो है 90 क्वेश्चन जो है उसके रहते हैं आपके बायोलॉजी के, और जो है 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहते हैं। तो ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं आज कि जो है नीट में बायोलॉजी को कैसे तैयार करके अच्छे मार्क्स उसमें कैसे लाए जाएं। तो ये बड़ी टेंशन भी रहती है बच्चों में, क्योंकि जाहिर सी बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा इस कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें लर्न बहुत भी करना पड़ता है। इसलिए होता क्या है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिनके मतलब कॉन्सेप्ट के बिना आप चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो होता यह है कि आप यहाँ पे जो 360 मार्क्स है, अगर 360 मार्क्स को आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अगर मान लीजिए आपने 340 ले लिया नंबर, या मान लीजिए 330 नंबर ले लिया, या 350 नंबर ले लिया, तो बायोलॉजी के अंदर ये बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे आपके, अगर इतना आप स्कोर करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन जो है बहुत हद तक जो है श्योर हो जाएगा और जो है आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छा करते हैं तब, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 350 कर लिया बायोलॉजी में, अगर आप नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो करनी ही है, लेकिन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा कर लिया, तो अगर मान लीजिए हम कह रहे उधर पूरे ही मार्क्स लेके आ गए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर पूरे ही मार्क्स लेके आ गए तो 360 ही हुआ उधर ना। अब मान लीजिए अगर बायोलॉजी में आपने 100 ही क्रॉस कर पाए या फिर 200 ही क्रॉस कर पाए, क्योंकि आप सोचते हैं कि यार लर्न करने वाला टॉपिक है, लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, चीजें याद नहीं होती हैं, तो 200 में ही खत्म हो गए, तो उधर कितना हो पाएगा मार्क्स, तो बहुत आपका कम, मतलब सिलेक्शन रुक जाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब जो है आप नंबर तो ले आएंगे, हो सकता है आपको कहीं कॉलेज में मिल जाए, लेकिन आपकी जो रैंक आनी चाहिए थी ना वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपको रैंक को डिसाइड करना है तो सबसे बेहतर यह है कि आप बायोलॉजी में स्कोर करें अलोंग विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अच्छा करें ही, लेकिन बायोलॉजी में जितना आप अच्छा कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा बेहतर होगा। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो है आप बहुत जो है अच्छा बायोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं करने वाला हूं, मैं यहाँ पे कोई वादा नहीं करने वाला हूं कि आप नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आप तैयार कर लीजिए तो आप 360 नंबर लाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन हाँ, एज अ कोच, एज अ बायोलॉजी कोच, मैं आपको कुछ यहाँ पे बिंदुओं पे नजर डालेंगे ताकि जो है आप लोगों को कुछ गाइड किया जा सके। और अगर आप लोग उन टॉपिक को, मतलब उन बिंदुओं पर अगर गौर करते हैं, अगर उन चीजों पर अमल करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बायोलॉजी में तो अच्छा कर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो है रीड एंड अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जो है नीट के एग्जाम में ज्यादातर एनसीईआरटी को उठाया जा रहा है। ऐसे मान के चलिए आप जैसे 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मतलब जो है क्वेश्चंस अगर हम देखें तो एक तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये ऐसे मान के चलिए आपके 80 to 83 क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे, या मान लो 1-2 नंबर इधर घट बढ़ सकता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि उनका पैटर्न है अपना, जैसा मान लो डाल दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि इतना क्वेश्चन रहता है। और जो आपके 7 क्वेश्चन है, यानी कि 7 to 10 क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं। तो इसके लिए जो है, अब ऐसा नहीं है एनसीईआरटी से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि हाँ ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं हो सकती, या फिर मान लीजिए कुछ चीजें डीप में पूछ ली है तो उनसे आपको करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी रेफरेंसेस बुक पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसको बराबर जो है पढ़िए, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है आप जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। प्लस जो है नीट का एग्जाम होगा तो उसमें आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। जैसे कि होता क्या है कि बायोलॉजी जो है बेसिकली तो पहली चीज तो यही मानते हैं कि पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट से समझी जा सकती हैं। जैसे कि आप जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को बिना कॉन्सेप्ट के समझ ही नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, यही 12 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन आया था। मुझे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या आया था। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि एडेनिन का नंबर, मान लीजिए यहां पे एडेनिन डीएनए के अंदर, जैसे डीएनए है, डीएनए के अंदर मान लीजिए एडेनिन का परसेंटेज 30% है, ठीक है। और इन्होंने यहां पे क्या कहा कि ग्वानिन का परसेंटेज बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट यही था। तो मैं आपको अब चूंकि कॉन्सेप्चुअल है, अब यहां तो लर्न करने वाली चीज नहीं है ना कुछ, तो अब इसको कैसे करोगे, तो अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए यहां पे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, वैसे तो मैं रेगुलर जब क्लासेस लूंगा तो वहां पे इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ हमेशा रहता है। तो अगर यहां पे एडेनिन का नंबर 30% है तो थायमिन भी हमारा 30% ही होगा, जाहिर सी बात है 30% होगा। बचा हमारा है ग्वानिन और साइटोसिन बचा है। तो ग्वानिन, अब यहां पे A प्लस T जो है हमारा, वो हमारा 60% हो जा रहा है। तो G प्लस C कितना होगा, यानी कि 100 में से आप 60 को वो कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 40 में 40% में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि G जो है ग्वानिन का परसेंटेज 20 है। इसी तरीके से साइटोसिन का परसेंटेज भी 20 ही होगा, ऑब्वियसली 20 होगा। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी आप समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका वेटेज जो है, वेटेज भी बहुत अच्छा रहता है जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का। खैर वेटेज की तो हम जो है बात जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मैं वहां पे आपको जो टॉपिक मतलब जो सिलेबस रहता है हमारा नीट का पूरा, तो मैं कुछ ईयर्स के जो है वेटेज बता दूंगा, तो वहां पे आप उसको भी देख पाएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज है कि सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इस टॉपिक। जैसे मान लीजिए हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस पे नजर डालिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होता है ना, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस साथ साथ जो है ना आप जो है प्रॉब्लम को डिकोड करना सीख जाएंगे। तो ये भी चीज होती है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये चीज थोड़ी है, मतलब हर चीज रटी नहीं जा सकती ना, तो आप समझ के रटिए। अगर रटना भी है तो समझ के रटिए, तो उससे आपका फायदा ये होगा कि अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछते हैं तो आप उसको आसानी से डिकोड कर पाएंगे, ये चीज रहती है। अब जैसे मान लीजिए 11th का जो हमारा पहला यूनिट है, जिसमें जो है हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आप देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चीजें रटने वाली हैं। तो अब वहां पे क्या करेंगे, रटेंगे, सिंपल सी बात है, रटेंगे। लेकिन आप जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के ही उठाएंगे तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो है लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जैसे कि जब आप यहां पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, जो आप पुराने पेपर्स होते हैं, जो कुछ साल के पुराने पेपर्स होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपको एग्जाम का लेवल पता चलता है कि कुछ सालों से लेवल का आ रहा है एग्जाम का, किस लेवल से मतलब ये क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि उसमें टॉपिक का भी आइडिया मिल जाता है आपको कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा कि उसका वेटेज किसका ज्यादा आ रहा है। जैसा कि आपने इस बार देखा होगा, बहुत सारा सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा लिया, सेल साइकिल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं कि इससे आपको ये बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि इसमें वेटेज क्या है, उसके अलावा जो है टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो है उसका जो है एक पैटर्न और उसका लेवल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मेक आउट नोट्स ऑफ द रॉन्ग आंसर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीक एरियाज। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन यानी कि पॉइंट नंबर 3rd और 4th को जब हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है इस नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में जाहिर सी बात है यही आपको नैया ना लेके डूब जाती है। तो होता यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के दौरान जब आप असाइनमेंट करते हैं, जो पेपर मतलब क्वेश्चन रहेगा घर पे जो करते हैं बुक से करते हैं, या मान लो आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग से आपको दिया जाता है तो वहां से आप करते हैं, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको एक आइडिया मिलता होगा कि हम कितने नेगेटिव मार्क्स कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसका एक नोट्स बनाते जाइए, कि हर टॉपिक में आप करते जाइए कि हमने कौन कौन सी चीजें गलत किया है, फिर जो है उस पर वर्कआउट करिए। आप देखिए कि कहां पे हमसे ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, कहां से हमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस एरिया में आप करना शुरू कर दें। और तो फिर जो है अब जाहिर सी बात है काम करेंगे तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि अवॉइड द अनवांटेड टॉपिक्स एंड स्टडी द सब्जेक्ट स्मार्टली। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि अपना जो सब्जेक्ट है ना उसको बड़े स्मार्टली पढ़ें। देखिए क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि पूरा बायोलॉजी जो है, जाहिर सी बात है कि मतलब जो है इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम मतलब जो है नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी हैं। तो गाइड का काम क्या होता है? गाइड का काम यही होता है कि आपको गाइड करेगा। कोच का वर्क यही रहेगा कि आपको अच्छे से बताएगा कि भाई आप क्या पढ़ो, क्या नहीं पढ़ो, किस तरीके से पढ़ो, कैसे जो करोगे तो कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे, यही सब चीजें बताई जाएंगी आपको। तो ये स्मार्टली जो टॉपिक है ना, स्मार्टली शब्द बड़ा अच्छा सा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज अच्छे से बताता हूं। जैसे समझिए आप, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए दो लोग हैं, कोई गांव के दो लोग हैं या कोई शहर के हैं, ऐसे मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कोई आदमी एक है और वो घर पे ना घी खा खा के खूब मोटा हुआ है, ठीक है, और वो पहलवान है, रेसलर है, ठीक है, उसकी मम्मा ने ना उसको घी खूब पिलाया है, खूब मोटा हो गया। तो उसको थोड़ा सा घमंड भी हो गया कि यार मैं तो जो है हर चीज फतह ही कर लूंगा, ठीक है ना, कोई भी जंग होगी तो उसको फतह ही कर लूंगा। लेकिन अब दूसरा आदमी जो है, दूसरा आदमी किसी कोच के पास जा रहा है, किसी ट्रेनर के पास जा रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है। हालांकि वो इतना मोटा तगड़ा नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली स्ट्रांग है, ठीक है, इन कंपेयर टू दैट पर्सन। अब होगा क्या, अब अगर उन दोनों की फाइट कराई जाएगी, उन दोनों की फाइट कराई जाएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कौन जीतेगा? जीतेगा टेक्निकल वाला, जो है कॉन्सेप्ट वाला, स्ट्रेटजी वाला, स्मार्ट वाला जीतेगा। अब ये थोड़ी जीतेगा जो घी खा खा के जो है वो मोटा हुआ है, ठीक है। तो सेम जो है कंपटीशन में यही हाल होता है बेटा, कि जब आप अपने कंपटीटर के पास बैठते हो तो हो सकता है आप जो है आप किस तरीके से तैयारी किए, आप घर पे तैयारी करें या फिर स्मार्टली तैयारी नहीं की, तो उन सब चीजों को बहुत ज्यादा असर रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप चीजों को पढ़ें लेकिन स्मार्टली पढ़ें और बहुत जो है हर चीज को अच्छे से समझें, उसका वेटेज देखें, कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स पे नजर रखें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो है ना, ये आपको नीट के लिए बड़ी बहुत अच्छा जो है स्कोर करवाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर आप बात करें, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री या टोटली फिजिक्स की अगर बात करें, तो बड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है, वहां तो टोटल कॉन्सेप्ट ही रहते हैं, लर्न करने वाला बड़ा चांस बड़ा कम ही रहता है। तो बहुत कम मतलब वहां पे चांस होता है, थोड़ा बहुत लर्न करने के लिए रहता होगा। वैसे तो मुझे ज्यादा खैर आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं 11th-12th में जो पढ़ा होगा मैंने फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, तो वहां पे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कम फिजिक्स रहता था, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स में थ्योरी बहुत कम रहती थी, टोटल डेरिवेशन रहते थे और उसके जो है वो न्यूमेरिकल वगैरह रहते थे। तो उसके लिए तो वही है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अच्छा, एक दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों के लिए बेनिफिट भी होगी, अगर आप लोगों को जैसे कोई फिजिक्स में, अब जाहिर सी बात है थोड़ा टफ सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट को, बायोलॉजी खासतौर से बायोलॉजी स्टूडेंट को लगता है क्योंकि उनको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते, उनको तरीके ही नहीं बेचारों को पता होता है। तो खैर, अगर उन चीजों को अगर अच्छे से आपको बेसिक सीखने हैं, अगर चीजों को अच्छे से समझना है, नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो एक चैनल है माई फंडा प्लस करके। तो माई फंडा प्लस चैनल जो है आप उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उसमें डाल दूंगा अपनी वीडियो में, तो वहां से भी आप जो है उसको करके जो है वहां से फिजिक्स सीख सकते हैं। और बायोलॉजी के लिए जो है आपका चैनल जो है बायो साइंस मैजिक, तो इस पे आप जो है देख सकते हैं आने वाली वीडियोस जो है, बहुत सारी लेक्चर को भी रहती हैं। उसके अलावा जो है आने वाले टाइम्स में जो है बहुत सारे और लेक्चर आते रहेंगे, आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आती रहेंगी, बहुत सारी गाइड आती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि जो है आप बहुत जो है अच्छा नीट के एग्जाम में कर सकें बायोलॉजी में, उसके साथ साथ जो है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकें, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक जो है वो कहते हैं ना, आप जब आपका मकसद जो ऊंचा होता है ना, तो जब मकसद ऊंचा होगा, जो जाहिर सी बात है जो आपके रास्ते होंगे ना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं फिर, तो उन रास्तों को आप जो है जितना अच्छे से हैंडल करेंगे, स्मार्टली हैंडल करेंगे, तो आपकी जो मकसद रहेगा तो आपका मकसद आसान हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि जो है खुद को तबाह बर्बाद करना पड़ता है, खुद को तबाह बर्बाद करना पड़ता है, यूं ही नहीं होता है खलक का सिकंदर कोई, ठीक है ना। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यूं ही नहीं होता है खलक का सिकंदर कोई। तो बेटा इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपका मकसद जो है, आपका टारगेट जो है वो MBBS है या फिर उसके ऊपर आने वाली डिग्रीज हैं, तो उनके लिए जाहिर सी बात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ चीजें बताई, आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको फायदेमंद लग रहा है, तो जो है इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और बहुत सारी ऐसी यूजफुल वीडियो जो है पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ जो है उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है मान लीजिए कोई नई वीडियो डलती है तो आपका जो है उसको नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले उसका पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।